जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। ठीक है, इसका सिलेबस देख लेंगे एक बार। और ये चैप्टर हमारा 4 मार्क्स का है और इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रिस्टल जालक, ठीक है। एक है कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल, डी का मान ज्ञात करना, घनत्व ज्ञात करना, न्यूमेरिकल, और फिर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, दोष, उनको पढ़ना है इसमें। और चुंबकीय गुण यानी कि अनुचुंबकीय जितने भी गुण होंगे, फेरोचुंबकीय जितने भी पदार्थ होंगे इस टाइप के, वो सारे हम लोह चुंबकत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को। हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, अब देखो हम 3 अवस्थाएं पढ़ के आ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम केवल ठोस अवस्था पढ़ेंगे, यानी कि ठोस अवस्था से रिलेटेड उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, इंट्रोडक्शन में 3 भौतिक अवस्थाएं होंगी। इनको नोट्स को अपना पढ़ना है, एक बार आपने रीड करना है बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो कुछ शब्द न्यू होंगे, उनको जान लेते हैं। जैसे कि क्लोज्डली पैक्ड यानी कि निविड़ संकुलित, यह ठोस कहलाता है। ठोस कैसे, देखो यदि कोई परमाणु, आयन, अणु, इन सबको जान लेते हैं। देखो अणु क्या होता है, जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अणु। ठीक है, और परमाणु क्या होता है, एक स्वतंत्र पार्टिकल, कण होता है। जैसे कि सिंपल हाइड्रोजन लिख दूं तो ये तुम्हारा क्या है, परमाणु। और यदि मैं H2 लिख देता हूँ, H2 ये क्या है, अणु, यानी कि 2 हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गई। ठीक है, और आयंस क्या होते हैं, जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या होता है, एक शक्तिशाली अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा आकर्षित होकर जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, ठोस। ठीक है, वो सॉलिड होता है। समझ में आ गया ना। अब सॉलिड का सिंपल यदि हम बात करें, इनकी शेप, जो आकृति होती है और आयतन होते हैं, वो निश्चित होते हैं। यानी कि यदि कोई गोला है ना ठोस, तो उसकी शेप गोलाकार ही होगी और आयतन जितना है उतना ही निश्चित होगा। ठीक है, ये क्या होता है, निम्न लो कंप्रेस्ड, निम्न संपीड़ित और उच्च घनत्व हाई डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब ठोस के प्रकार की बात करें यदि हम, तो सबसे पहले बात आती है अक्रिस्टलीय, जिसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं, और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि तभी तो 5 अवस्थाएं मान ली जाती हैं अब जा कि 3 हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक अमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन। इनको भी अवस्थाओं में काउंट कर लेते हैं, जबकि ये ठोस के प्रकार है, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब होते क्या हैं बेसिकली, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, देखो ठोस में परमाणु, अणु या आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित मतलब अरेंजमेंट इनका ऐसा रहता है कि कोई कहीं पड़ा है तो कोई कहीं पड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अक्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, दूसरा इसके विपरीत जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। कैसी होती है, निश्चित। जब ये अनियमित है और अनिश्चित है तो ये निश्चित होगा, इसके अपोजिट होगा। इतना ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल में शुगर यानी कि शर्करा और साल्ट, लवण आते हैं। अब इसमें क्या आएगा, अतिस्थितित द्रव का उदाहरण आएंगे अक्रिस्टलीय ठोस में, जो क्या होते हैं, जैसे शीशे है ना, कांच होता है ना, तो वो अतिस्थितित द्रव अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, समदैशिक। समदैशिक किसे बोलते हैं, जिनके भौतिक गुणों का मान हर दिशा में समान रहे, एक जैसा है। और ये विषमदैशिक होंगे क्योंकि इनकी प्रकृति अपोजिट होती है, यानी कि भौतिक गुण का प्रत्येक मान अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। अब इन्हें थोड़ा अंतर से समझते हैं। ठीक है, अंतर से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ठोसों के प्रकार और भी जान लिए जाते हैं। जैसे हमारा आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक। आयनिक मैंने 2 बताए, धनायन ऋणायन घटक होंगे उसके, और वह आकर्षण बल से द्वारा आकर्षित होते हैं। NaCl, जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तभी तो NaCl बन गया ये। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, विद्युत आकर्षण बल से। अब सहसंयोजिक
परमाणु, परमाणु स्वतंत्र होता है और वह सहसंयोजक बंध के द्वारा ही जुड़ा होता है। इसके सामने लिखा हुआ है बल की प्रकृति क्या होगी, जैसे हीरा, कार्बन सिंपल लिख देता हूं मैं, और सिलिकॉन। तो क्या होता है, कार्बन की चैन मिलकर बहुत लंबी चैन मिलती चली जाती है और सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो हीरे की स्ट्रक्चर ऐसे सिलिकॉन की होती है। यदि हम धात्विक बात करें, धात्विक में धातु आयन होंगे और धात्विकी मेटेलिक बॉन्ड, जिनको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, धात्विक आयन यानी कि धात्विक बंध से जुड़े होंगे। जब धात्विक बंध की बात हो रही है तो वो धातुओं में ही होगा, मेटलों में ही होगा, या मिक्स जो मेटल होते हैं जिनको अलॉय बोलते हैं उनमें पाया जाएगा, ठीक है, मिश्र धातु में। और फोर्थ में पॉइंट पे बात करें हम आणविक, आणविक यानी कि अणु, अणु मैंने बताया परमाणु से मिलकर बने होंगे और वे क्या होते हैं, वीक वंडरवाल्स बलों द्वारा, कमजोर वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ठोस CO2, इसमें कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो वंडरवाल्स द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। बर्फ हो गया और ठोस CH4 हो गया, ये इसके उदाहरण है, इतना ध्यान रहेगा। अब अंतर जान लेते हैं कि अंतर क्या होता है इनमें। देखो यदि हम बात करें दोनों के अंतर की, तो इनमें से कुछ पॉइंट याद रखने हैं हमें, मैं ध्यान करा देता हूँ। देखो सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं, ये पढ़ा था ना हमने, इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे या उसको पढ़ लो इसके अपोजिट। चलो ये पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। देखो घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, यानी कि अनियमित तो व्यवस्था होगी और अनियमित आकृति होगी। क्रिस्टलीय पढ़ रहे हैं ना तो लगाते चले जाओ, अनियमित अनिश्चित, ठीक है। ये सेकंड वाला छोड़ देंगे क्योंकि हमें छोटा लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ से आएंगे, इनकी आकृति अनियमित होती है, ये पढ़ लिया। इनके गणनांक निश्चित नहीं होते, जब निश्चित नहीं होते इसका मतलब अनिश्चित होंगे, अक्रिस्टलीय अनिश्चित। ये समदेशिक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसे होते हैं, समदेशिक। इनकी संलयन ऊर्जा यानी कि जुड़ने की जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ऊर्जा होती है, वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, तो अनिश्चित अक्रिस्टलीय ठोस। ये छेदम ठोस, छेदम ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं, मैंने बताया शीशा जैसे उदाहरण में लिख लेंगे, इसके नीचे एक पॉइंट और, ठीक है, ये याद रहेगा। अब इसके जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, यदि हमने इसके अंतर्गत अनिश्चित लिखा तो इधर निश्चित लिखते चले जाओ, तो ये आपका इसका तुलना हो जाएगी और अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉपिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 2016 के पेपर में पूछी भी जा चुकी है, यह है आपका क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इसमें पॉइंट, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, क्रिस्टल जालक का मतलब जाल है। अब वो जाल किसी का भी एक माइंड में कंसिडर कर लो, रैकेट का जाल कर लो, वॉलीबॉल का जाल कर लो, जिसका भी आपको समझ में आता हो, बस उसके खाने को कंसिडर करो, यानी कि उसके घन के आकार के खाने को कंसिडर करो। उसका जो प्रत्येक पॉइंट होता है, ठीक है, इसके जो कोने होते हैं, प्रत्येक पॉइंट होते हैं, इनको थोड़ा सोचो। देखो किसी भी क्रिस्टल ठोस के घटक यानी कि कण या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित का मतलब ये एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पर दूरियों पर होते हैं। प्रत्येक बिंदु को हम क्या करते हैं, परमाणु को एक डॉट के द्वारा दर्शा देते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में है, ये डॉट बने हुए हैं ना, तो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो जाल के बने हुए हैं ना ये बिंदु, तो जालक बिंदु हो गए। अब इन जालक बिंदुओं की, ये जो जालक बिंदु है, जालक बिंदुओं की क्या होता है कि एक नियमित अनंत समुच्चय क्रिस्टल बन कहलाता है, बन जाती है एक नियमित व्यवस्था। यदि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन की बात करें जो याद करनी है या जिसको ध्यान रखना है, तो क्रिस्टल बिंदु, बिंदु मैंने क्या बताया, परमाणु होंगे, आयन होंगे या अणु होंगे, कि नियमित और त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय व्यवस्था 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल व्यवस्था दिखाई गई है। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल जालक। ये 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी गई थी, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, जो बिंदुओं की संरचना होती है, परमाणु अणु या कुछ भी हो, उनकी नियमित या रेगुलर और 3 डायमेंशनल व्यवस्था, वो क्या कहलाएगी, क्रिस्टल जालक कहलाएगी। अब इस क्रिस्टल जालक को, जाल बहुत बड़ा होता है, कई सारे खाने बने होते हैं। अब एक एक कोष्टिका पे आ जाओ, इसके विपरीत देखो, एक एक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होगी, यूनिट सेल वो छोटी से छोटी इकाई है, यानी कि पूरे बड़े जाल का एक कोना, छोटा सा कोना जो जालक होता है, वो एक कोष्टिका है। रिपीट करता हूं दोबारा, ध्यान से पढ़िएगा। देखो ये डेफिनेशन है, यहाँ से याद रखनी है। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई, यूनिट, जो बार बार, अब ये जालक ऐसे ही तो बनता चला जाता है पूरा, बार बार रिपीट होकर किसी दिए गए पदार्थ के, अब ये कोई पदार्थ हो सकता है, दिए गए पदार्थ के
संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है आपकी एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल कहलाती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है गाइज, ये आपका क्लियर होता है पॉइंट। ठीक है, अब एकक कोशिका के प्रकार देखते हैं, यानी कि कितने टाइप्स की होती हैं। देखो नॉर्मली 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको आपको रटना नहीं है, केवल सामने इनके स्ट्रक्चर से ही सब कुछ ध्यान हो जाएगा। देखो आधे एकक कोशिका, इसको SC बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइड। ठीक है, सिंपल SC सिंपल क्यूबॉइड का मतलब यह है कि जब एक परमाणु एक अणु या एक आयन इनके प्रत्येक कोने पर होगा, ठीक है, घन के आकार के कोने पर होगा, तो क्या कहलाएगी वो सिंपल। एक क्लियर हो गया। दूसरा अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतःकेंद्रित का मतलब जब बिल्कुल उस घन के सेंटर में एक आ जाए। देखो ये सेंटर में आ गया तो इसको क्या बोल दिया हमने, अंतःकेंद्रित। एक एक कोनों पर और एक अंतःकेंद्र में, तो अंतःकेंद्रित घनीय कोशिका हो गई। नेक्स्ट तीसरा क्या आया, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब एक तो सब कोनों पर होगा और दो फलकों के आमने सामने होगा फलक पर। देखो ये है फेस वाला सेंट्रल, इस पे ध्यान देंगे। देखो सब प्रत्येक कोने पर है और एक फेस पर। फेस का मतलब आमने सामने के विविकर्ण। देखो फेस कहाँ दिख रहा है तुम्हें, प्रत्येक फेस में ये आ गया इसका एक फेस, फिर इसके फेस में एक ये है, फिर ये सामने वाले फेस पे आ गया, ये इधर की साइड फेस पे आ गया, पीछे की साइड फेस पे और नीचे की साइड, तो सब फेस में एक एक, तो फलक केंद्रित होगी। और फिर लास्ट वाला अंतः केंद्रित एंड सेंट्रल यूनिट सेल, इनमें क्या होगा, एक एक कोशिका कोनों पर तो होगी सब पर, ठीक है, और 8 बिंदुओं पर 8 बिंदु हो गए कोने, और एक जालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है। तो जालक बिंदु कौन से होते हैं, पॉइंटिए वाले, परमाणु या आयन या अणु। देखो दो विपरीत फलक या तो ये आमने सामने वाले हो जाएं या ऊपर नीचे से हो जाएं, ठीक है ना, या ऐसे आमने सामने हो जाएं। समझ में आ गया ना, ये हो गई हमारी अंतःकेंद्रित। अब ध्यान क्या रखना है, जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें जेड की वैल्यू लिखनी होगी, जिसमें डी घनत्व ज्ञात करेंगे, उसमें फॉर्मूला में आएगा। तो मैं याद करा देता हूँ आपको डायरेक्ट। देखो सिंपल के लिए जो जेड का मान होता है वो 1 होता है, कितना होता है, 1। सिंपल है, सिंगल 1। बॉडी के लिए जेड का मान कितना होता है, 2। देखो बॉडी मास BCC, इसको क्या बोलते हैं, BCC। अब B ABCD में दूसरे नंबर पर आता है, तो 2 हो गया, ये याद रहेगा डायरेक्ट। फिर तीसरा बात करते हैं हम फलक केंद्रित की। देखो फ से फलक और FCC बोलते हैं इसको, FCC। F का मतलब 4, तो इसके लिए जेड का मान कितना होगा, 4। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करते वक्त, ठीक है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, जैसे सिंपल क्यूबॉइड पढ़ा हमने। सिंपल क्यूबॉइड में कोनों पर कितने परमाणु, 0 है, और केंद्र पर 0 है, तो टोटल कितने आ गए, 1, क्योंकि कोनों पर परमाणु की संख्या 1/8 से काउंट करते हैं। 8 कोनों पर 1/8 करेंगे तो 1 आएगा। बॉडी में 8 1/8 करेंगे तो 1 आएगा। और फलक पर कोई नहीं होता बॉडी में, लेकिन बॉडी के सेंटर में बिल्कुल अंतः केंद्र में 1 होता है, तो 1 और 1 कितने हो गए, टोटल 2 आ गए। फलक केंद्रित में 8 कोनों पर और 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ही हो गया। और फेस में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 1/2 इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, तो 3 आ गया, 1 और 3 4। तो मैंने डायरेक्ट याद करा दिया, सिंपल 1, BCC 2 और फेस F4, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम, फिर से हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। जो एक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े हमने, सिंपल, फलक और अंतःकेंद्रित। तो इसमें सिंपल के लिए जो संपीड़ित पड़ोसी कण की मध्य की दूरी, यानी कि जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यूनिट सेल की एक कोशिका की, तो इन दो कणों के मध्य दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो वो क्या होती है, इसमें बराबर होती है, D बराबर A होती है, ठीक है। और यदि R की त्रिज्या की बात करें तो D/2 हो जाएगी, तो इसलिए A/2, इसके लिए R क्या होती है, कैसे निकालेंगे R, A/2। ये हमें फॉर्मूले में यूज करनी पड़ेगी, तब मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये यूज करेंगे। और फलक केंद्रित के लिए FCC के लिए D का मान A/√2 होता है, और R का मान कितना हो जाएगा, A/2। इसे एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, A/2√2, ठीक है। अंतः केंद्रित BCC के लिए D का मान कितना होता है, D बराबर √3/2A। और जब इसका आधा करेंगे तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2 में गुणा हो जाती है उसकी, तो √3/4। ये किसके मान हो जाएगा, R का, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं, देखोगे ध्यान से देखना।
देखो इसने कहा है कि एक अक्रिय गैस एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होती है, एफसीसी जालक में। तो एफसीसी आ गया फलक केंद्रित, जिसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 620 पिकोमीटर है। कितना है? पिकोमीटर पढ़ते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। कोर की लंबाई कितनी दी है? 620 पिकोमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? पड़ोसी कण के दूरी ज्ञात करनी है, डी बतानी है, और अक्रिय गैस की परमाणु की त्रिज्या बतानी है। तो देखो फलक केंद्रित के लिए हमने क्या पढ़ा है? डी क्या होता है? a/√2 होता है। ठीक है, डी बराबर a/√2, ये लगाया फॉर्मूला। ठीक है, और ए का मान कितना है? 620, और डिवाइड कर दिया हमने √2 से। √2 का मान कितना होता है? 1.414। ठीक है, इसको डिवाइड करा तो कितना आया? 438.5 pm पिकोमीटर। तो कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। यदि हम आर की बात करें, एफसीसी के लिए आर कितना था? डी का हाफ। तो जितना ये हमारा डी आया उसका हाफ कर देंगे, 219.25 पिकोमीटर। ये इसके न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें हम, देखो टॉपिक आ गया हमारा निविड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग किसे बोलते हैं। तो निविड़ संकुलन क्या कहलाता है? कैसे बोलेंगे इसको, कैसे समझेंगे? देखो हमने परमाणु, अणु और आयन सबकी स्ट्रक्चर को कैसा माना है? गोलाकार माना है। ठीक है, अब ये गोलाकार सारे के सारे संकुलन इस प्रकार से करें कि ये किसी एक डब्बे में इन गोलों को भरते चले जाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरे। तो इस तरह का अधिकतम, इस तरह का स्थान घेरें और अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सके, डेंसिटी प्राप्त कर सके। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि जितना इसका आयतन है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ सके उसका घनत्व उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था क्या कहलाती है? हमारी निविड़ संकुलन कहलाती है, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग। जैसे हम कपड़ों की पैकिंग बिल्कुल सटाकर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? यदि हम बात करें निविड़ संकुलन के प्रकार की, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन का मतलब है कि एक ही लाइन में, देखो वन डायमेंशन, और इनकी उपसर्जन संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2। देखो किसी भी एक को कंसिडर करो, यदि मैं इस गोले को, इस आयन को, इस परमाणु को लेता हूं तो इसके बराबर में एक आ सकता है और इसके बराबर में एक आ सकता है, एक लाइन में, एक वन डायमेंशन में। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी उपसर्जन संख्या? 2। उपसंयोजन संख्या होती क्या है? किसी भी परमाणु की, परमाणु आयन की, यानी कि एक गोले के बराबर चारों ओर जितने मैक्सिमम, यानी कि जितने भी और अन्य पार्टिकल आ सकते हैं या अणु या परमाणु हो सकते हैं, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अब जब उपसंयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, इनको राइट डाउन करते रहना, नोट्स बनाते रहना, समझ में आता चला जाएगा। फिर द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशन की बात करें, यदि हम 2 डायमेंशन में 2 प्रकार से होगा क्रम इसका। एक तो वर्ग निविड़ संकुलन में होगा। ठीक है, ये पेपर में आएगा नहीं, केवल ध्यान रख लेना इसको एक बार। वर्ग निविड़ यानी कि वर्ग निविड़ संकुलन कैसे होगा? देखो वर्ग निविड़ संकुलन ऐसे होगा, इनको ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो वर्ग। और यदि नेक्स्ट बात करें हम षटकोणीय की, षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की, तो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, 2 टाइप से ध्यान रखेंगे, केवल इनको ध्यान रखना है, रटना नहीं है बैठ के। यदि हम बात करें त्रिविमीय की, 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगी इनकी, यानी कि द्विविमीय परतों वालों को एक दूसरे के ऊपर, जो 2 डायमेंशन है ना, उनको एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ तो त्रिविमीय, 3 डायमेंशन में हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक है, ये केवल ध्यान रखने के लिए है, आपको लिखना है, लिखना छोड़ देना, वरना निविड़ संकुलन की डेफिनेशन ध्यान रखना बस। मैं बताता हूँ, अब ये टॉपिक है हमारा जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनिक त्रिज्या किसे बोलते हैं? देखो आयनिक त्रिज्या बेसिकली क्या होती है? किसी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, वो आयनिक क्रिस्टल हो गया हमारा। ठीक है, और त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाएगी, यानी कि उसमें आयन होंगे, या तो पॉजिटिव होगा उसमें या नेगेटिव होगा, तो दोनों आयन की त्रिज्या क्या कहलाएंगी? हमारी आयनिक त्रिज्या कहलाएंगी। इसको और कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखो नाभिक से आयन की दूरी, इसका कोई नाभिक होगा और वो आयन होगा, तथा वह बिंदु जहां तक नाभिक आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर आकर्षण बल आरोपित कर सकता है, वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी, आयनिक रेडी कहलाएगी। देखो यदि हमारा कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गति करते रहते हैं,
ठीक है। और जहाँ तक ये इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है तो वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन के तौर पर हो गया। नेक्स्ट बात आप इसको ध्यान रख सकते हैं, सी का मतलब कैटायन होता है, ठीक है, और ए का मतलब अनायन होता है, ये इनके योग के बराबर होती है। ठीक है, और ये घटती बढ़ती कैसे है, जो कंपटीटिव एग्जाम में पूछी जाती है और एक नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, लीनता या झुकाव, आयनिक त्रिज्या की लीनता या झुकाव बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान कैसे रखेंगे, देखो यदि धनायन की त्रिज्या हमेशा परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। देखो अब सोडियम है, सोडियम हमारा परमाणु है, अब इसका धनायन कब बनेगा, यानी कि 11 में से जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या होगा इसका धनायन पार्ट। तो जो हमारा मूल परमाणु होगा यानी कि मूल एटम होगा उसकी त्रिज्या हमेशा ज़्यादा होगी जो उसका आयनिक पार्ट होगा यानी कि धनायन पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनता है तो कम होगी त्रिज्या यानी कि। और यदि आपको अच्छे से बताऊं मैं, यदि ये हमारा सोडियम का परमाणु है और इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन है और सबसे लास्ट में एक है, यदि वो त्याग दे, 3 कक्षाएं होंगी ना इसकी, कितनी कक्षाएं होंगी, 3 कक्षाएं होंगी। ठीक है, जिसमें शुरू वाले में 2 फिर 8 और 1, अब इसने एक त्याग दिया तो कक्षा कितनी रहेगी 2, तो त्रिज्या घट गई ना, तो इसलिए इसको ऐसे रिलेट करना है। नेक्स्ट यदि दूसरे की बात करें हम, इनमें सब में देख लेना पॉजिटिव वाले की घट जाएगी और जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यदि किसी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऋण आयन हो गया, तो वो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है उसकी, यानी कि आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या से मतलब आयनिक त्रिज्या से है। ठीक है, यदि नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। यदि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है 17। ठीक है, अब यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कितना हो जाएगा 18, जब बढ़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कम होगी क्लोरीन नेगेटिव के अपेक्षा। ठीक है, इसको रेंज ऑर्डर में लगा सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे लिथियम एन पॉजिटिव की कम, सोडियम पॉजिटिव की ज़्यादा, पोटेशियम की, रुबिडियम की और सीजियम की, यानी त्रिज्या का क्रम होगा। और ये यानी त्रिज्या क्या होती है, किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएं बढ़ती जाती है, यानी कि या तो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, त्रिज्या क्या होंगी हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब त्रिज्या अनुपात समझ लेते हैं, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। देखो त्रिज्या अनुपात से मतलब है या तो पॉजिटिव होगा उसमें या नेगेटिव होगा आयन। ठीक है, आयनिक यौगिकों का त्रिज्या अनुपात है ना, तो आयन दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव आयन की त्रिज्या बटे नेगेटिव आयन की त्रिज्या का अनुपात को क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या अनुपात। ठीक है, अब त्रिज्या अनुपात से क्या होता है, यदि त्रिज्या अनुपात अधिक होता है तो धनायन का आकार अधिक एवं उपसय संयोजन संख्या अधिक होती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखो त्रिज्या अनुपात किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ये त्रिज्या अनुपात धनायन के प्रोपोर्शनल है। आर किसके प्रोपोर्शनल है, आर पॉजिटिव के, यानी कि जब धनायन का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो उपसय संयोजन संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उपसय संयोजन संख्या बता चुका हूँ, एक बार डेफिनेशन में देख लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी बच्चों को सेंड करें, लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल जो न्यू है। ठीक है, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल। ठीक है, जो डी घनत्व ज्ञात करना है हमें।